नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लागू किया गया वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है और ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि वीकेंड लॉकडाउन को अभी नहीं हटाया जाएगा। आज सीएम योगी की टीम 11 की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन लागू रहता है और इसके अलावा राज्य सरकार अनलॉक 3 की केंद्र की गाइडलाइंस को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी। दूसरी ओर कुछ जिलों में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो रहा है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि एसजीपीजीआई की टीमें 6 जिलों में जाएंगी। एसजीपीजीआई कानपुर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली और गोरखपुर जैसे 6 जिलों में जाएंगी। एसजीपीजीआई की टीम यहां से जानकारी को जुटाकर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। दरअसल इन जिलों में कोरोना से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए सरकार ने यह बड़ा अहम फैसला लिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव पड़ने वाली है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भूमि पूजन होना है और इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या का दौरा करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके पहले इसी हफ्ते यूपी के सीएम ने संतों के साथ बैठकर तैयारियों पर चर्चा की थी। मंदिर के भूमि पूजन के लिए शहर में तैयारियां की जा रही है। अयोध्या में लगातार सजावट और साफ सफाई का काम जारी है और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचेंगे और इस दौरान यूपी सीएम एक बार फिर से संतों के साथ मुलाकात करेंगे। लखनऊ में थाना पीजीआई के उतरेटिया से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के फर्जी ओएसडी कुलदीप पाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ 3 महिला बाउंसर समेत 1 दर्जन से ज्यादा प्राइवेट बाउंसर गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें, फर्जी ओएसडी कुलदीप पाल बाउंसरों के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने पहुंचा था, तो वहीं कुलदीप ने पुलिस कर्मियों को देख लेने की धमकी दी थी, तो साथ ही सीसीटीवी और टीवीआर तोड़ने का आरोप भी पुलिस ने लगाया था। फिलहाल पीजीआई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। काफी तत्परता से सभी व्यक्तियों को आज थाना पीजीआई क्षेत्रांतर्गत एक भूमि विवाद में मारपीट हुई थी और इस पे पीजीआई थाना पुलिस के द्वारा काफी तत्परता से सभी व्यक्तियों को थाने पर लाया गया, अभियोग पंजीकृत किया गया और सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। जिसके क्रम में एक गलत तथ्य प्रकाशित हो रहा था और कई मीडिया ग्रुप्स में चल रहा था, जिसके अनुसार एक अरेस्ट किया गया व्यक्ति कुलदीप पाल के द्वारा स्वयं को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ओएसडी बताया गया और बिना इसको वेरीफाई किए चलाया गया है, तो इसकी जांच कराई गई। एसएचओ पीजीआई के द्वारा जांच में ये प्रकाश में आया है कि कुलदीप पाल ना प्राइवेट कैपेसिटी में ना गवर्नमेंट कैपेसिटी में किसी भी पद पर माननीय मंत्री जी के यहाँ पर नियुक्त हैं। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 5 एकड़ भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपने के बाद अब ट्रस्ट का गठन हो गया है, जिसको लेकर तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु स्वामी परमहंस दास ने कहा कि इस्लामिक मर्यादा में ही वहां को निर्माण किया जाए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम में दान में दी गई मस्जिद जायज नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी पक्षकारों को 5 एकड़ जो जमीन दी थी, उसमें जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया है। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस्लामिक मर्यादा में ही कोई निर्माण वहां किया जाए, क्योंकि इस्लाम में दान में दी गई जमीन पर मस्जिद जायज नहीं होती है, इसलिए वहां मस्जिद तो बन ही नहीं सकती है। और यदि मस्जिद बनाते हैं तो गैर इस्लामिक होगी, उसमें इबादत कबूल ही नहीं होगी। और यदि उसमें
विद्यालय बनवाएं। मेरा कहना है कि संस्कृत विद्यालय बनवा करके एक मिसाल प्रस्तुत करिए, और अगर संस्कृत विद्यालय बनवाते हैं तो सबसे पहला डोनेशन 1.25 लाख रुपए मैं दूंगा। लेकिन यदि मस्जिद बनवाएंगे तो न उसमें हिंदू सहयोग करेंगे, मुसलमान भी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो गैर इस्लामिक होगी जो इस्लाम में जायज नहीं है, और दूसरा कहीं न कहीं से घूम फिर करके बाबर का नाम आएगा जो आउट ऑफ कंट्री का था, एक आक्रांता था। तो किसी आक्रांता का नाम जीवित रहना मुस्लिम समाज के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा कलंक है। इसलिए मेरा मानना यह है कि उस पर विद्यालय और संस्कृत विद्यालय बनाएं जिसमें सब लोग पढ़ करके और वेदों की पढ़ाई हो उसमें। देखिए ऐसा है, शरण गए प्रहुत्ताहुन त्यागा, अब विश्व द्रोह कृतक जहि लागा। भगवान के शरण में जो आ जाता है उसका त्याग नहीं किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण में जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है, अगर विरोधी पार्टियां उसमें शामिल होना चाहती हैं तो पहले भगवा पहने, फिर जय श्री राम का नारा लगाएं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो प्रायश्चित करें कि भगवान श्री राम को जो काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस पार्टी है वो कहे कि वो भगवान के शरण में आना चाहती है। अगर सभी विरोधी पार्टियां भगवा झंडा लेकर के, भगवा परिधान पहन करके जय श्री राम बोलते हुए और राम मंदिर पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो मैं सभी ट्रस्टियों से एक धर्माचार्य की हैसियत से, जगत गुरु की हैसियत से मैं आग्रह करूंगा कि जो भगवान राम की शरण में अगर समर्पण भाव से आ रहा है, खुले दिल से आ रहा है, तो उसको जगह मिलनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें शामिल होना है। पूरी अयोध्या में दीपावली मनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या की साज सज्जा का काम भी तेजी से चल रहा है और इस बीच सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन का ऐलान कर दिया गया। अब इस गठन को लेकर साधु संतों की तरफ से मांग की गई है। अयोध्या के साधु संतों की तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट में सरकार की तरफ से भी लोगों की नियुक्ति की जाए ताकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की फंडिंग पर सरकार नजर रख सके। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सरकार से मांग की कि मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट में सरकार की तरफ से लोगों की नियुक्ति हो। तो राम जन्मभूमि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरे देश को शुभकामना, बधाई और स्वागत। कोरोना मुक्त पूरा भारत, पूरा विश्व हो। दूसरा बात, जो मस्जिद ट्रस्ट का जो आज गठन हुआ है, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो जो मस्जिद बने वो उसकी ऊंचाई राम जन्मभूमि से नीचे हो। दूसरी कि उसका नाम विदेशी आक्रमणकारी के नाम से अब न जाना जाए, वो जो उनके धर्म के अनुरूप हो उसके अनुरूप बने। तीसरी बात कि अब उसकी राजनीतिकरण न हो, उसमें जो लोग बनाए जा रहे हैं, इस्माइल फारूकी जो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि उसमें सरकार के लोग रहें। जैसे राम जन्मभूमि में सरकार के लोग हैं, इसमें क्या सही क्या गलत हो रहा है, उसी प्रकार उसमें भी सरकार के लोग रहें, उससे पता चलेगा। नहीं तो पूरे विश्व से वो फंडिंग लेंगे, उस फंड का भारत विरोधी, सनातन धर्म विरोधी और भारत में आतंकवाद फैलाने का काम होगा। नहीं, इसके नाते मैं कह रहा हूं क्योंकि संसद भवन में एक सांसद जी मौजूद हैं, वो सीधे डायरेक्ट कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, कोर्ट को नहीं मानता। वहाँ पे 500 वर्ष से मस्जिद था और मैं अपने बाल बच्चे को, अपने माता पिता को, सबको यही बताता हूँ कि मस्जिद है, आगे भी मैं बताऊँगा मस्जिद ही रहेगा। उनके संपर्क में वो लोग हैं, उनसे मिले जुले वो लोग हैं। जब एक सदन का सदस्य इस हिसाब से बोल सकता है तो मुझको इसके नाते ट्रस्ट के अध्यक्ष के ऊपर मुझको विश्वास नहीं। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन कार्यक्रम के दिन भगवान श्री राम का भी खास श्रृंगार होने वाला है। उनके नए कपड़े सिले जा रहे हैं और कपड़े भी बेहद ही खास हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि 5 अगस्त को भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ नए हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगे। हमारे 7 दिन के 7 प्रकार के जो वस्त्र भगवान के पहराए जाते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उस दिन बुधवार है और बुधवार के दिन हरे रंग का कपड़ा पहराया जाता है। इसलिए हरे रंग का कपड़ा ही
बुधवार को पहनाया जाएगा, क्योंकि परंपरा है सब दिन के लिए जो कपड़े पहनाए जाते हैं, जिस रंग के पहनाए जाते हैं उसे बदलाव नहीं होगा और वही कपड़े पहनाए जाएंगे, हरे रंग का ही बुधवार को। कुछ लोगों के विचार रहे कि नहीं उसमें परिवर्तन किया जाए बुधवार को, लेकिन चूँकि ये नियम है, परंपरा है और उसमें परंपरा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो बुधवार को हरे रंग का ही कपड़े भगवान को पहनाया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुआ कि 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 5 एकड़ ज़मीन यह मुस्लिम पक्ष को दे दिया गया है मस्जिद बनाने के लिए। वह अपना मस्जिद बनाते हैं और क्योंकि वो कोर्ट का आदेश है और कोर्ट का आदेश के अनुसार उनको ज़मीन मिल गई है और उनको ट्रस्ट के माध्यम से बनाते हैं। कि किस प्रकार से बनाते हैं वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो ट्रस्ट बना है, जैसे भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का ट्रस्ट है, वैसे मस्जिद बनाने का ट्रस्ट यदि बन गया है तो मस्जिद बनावें, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेशानुसार 5 एकड़ ज़मीन उनको मिल गई है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जमीन पर मस्जिद निर्माण करने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का गठन कर दिया है। तो वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे बाल अंसारी ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी से उनकी नहीं पटती। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जमीन पर क्या करने जा रहा है इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। इकबाल ने कहा कि अगर उन्हें जमीन मिली होती तो वे मस्जिद के लिए मिली जमीन पर स्कूल और हॉस्पिटल बनाते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को जो है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया है और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड जो है वो सरकारी होता है और उसके जो है चेयरमैन जो है वो जफर फारूकी साहब हैं। तो जफर फारूकी को चाहिए कि जो कुछ भी करना हो वो करें, क्योंकि सवाल तो यहाँ बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का रहा, तो राम जन्मभूमि को तो 5 तारीख को शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होने जा रहा है। और जफर फारूकी जो है उनको भी चाहिए कि वो सरकार के जो है बनाए हुए जो है चेयरमैन हैं वो कुछ भी काम शुरू करें, क्योंकि हम तो अयोध्या के हैं। 5 एकड़ ज़मीन मिली थी तो हमारा तो यही कहना था कि अगर 5 एकड़ ज़मीन हमें दी गई होती तो हम इस पर स्कूल बनाते, हॉस्पिटल बनाते। हमारी तो ये मानसिकता यही रही कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का काम आती, वही काम करते हैं जिससे देश का फ़ायदा हो। लेकिन अब जफर फारूकी को मिली है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हम लोगों से कोई बातचीत भी नहीं होती। उन्होंने बहुत से ऐसे नंबर हैं जिनको उन्होंने बंद कर रखा है, वो लोग बात नहीं करते, क्योंकि वो जो है जफर फारूकी क्या करना चाहते हैं वो कौम जब उनसे पूछेगी तो उनको लोग बताएंगे। अलीगढ़ में कोविड-19 महामारी के कारण मुस्लिम विश्वविद्यालय जामा मस्जिद समेत किसी भी मस्जिद में ईद उल अधा नमाज नहीं पढ़ेगा। प्रोफेसर मोहम्मद सलीम ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से आग्रह किया कि कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार घर पर ईद की नमाज अदा करें। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर 27 मस्जिदों में नमाज होती है। सभी जगह नोटिस लगा दिया गया है कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी कोई ना करे यूनिवर्सिटी के अंदर, और किसी भी जानवर की कुर्बानी बाहर और खुले में ना करें। जो कुछ भी कुर्बानी अगर करनी है प्रतिबंधित जानवर को छोड़ करके वो घरों के अंदर करें, बाहर कूड़ा कचरा उसकी गंदगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये है कि जो चीज़ किसी को तकलीफ़ पहुंचाए वो इस्लाम के अंदर मना है। और कुर्बानी के दिनों में सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि हम तमाम मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि वो इस बात का ख्याल रखें अपने महल्ले में कि जो गंदगी निकले कुर्बानी से वो उसको स्पेशली ख़ास तौर से ज़िम्मेदारी के साथ उसको डिस्पोज ऑफ करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी जगह पे डाल दें कि जिससे जो है वो बीमारियां फैलने का ख़तरा हो और वो सड़े और गंदगी हो। उससे तमाम मुसलमानों से गुजारिश है
कि इस बीमारी के मौसम में ख़ास तौर से उसका हाँ यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर से जो है सफाई सुथराई पे बहुत ध्यान रखा जाता है यहाँ। और इस मरतबा तो शेखुल जामिया हमारे वाइस चांसलर साहब, मोहतरम वाइस चांसलर साहब ने भी ये कहलवाया है हमारे ज़रिए कि वो मुलाकात रखते हैं ईद के दिन। तो यहाँ यूनिवर्सिटी के तलबा अगर होते हैं तो वो मिलने के लिए जाते हैं, और यूनिवर्सिटी के स्टाफ टीचिंग और नॉन टीचिंग उन्होंने भी कहलवाया है कोरोना वायरस के चलते हुए ये मुलाकात इस बार नहीं होगी, और लोग अपने नमाज भी नहीं होगी, ख़ुद सब लोग अपने अपने घरों में पढ़ें और कोई मुलाकात के लिए ना आए, क्योंकि कोरोना वायरस अभी कोई थमा नहीं है, मज़ीद बढ़ रहा है। और आखिर में हम ख़ास तौर से फिर ये ज़रूर कहेंगे कि कुर्बानी एक तो ये है कि प्रतिबंधित जानवर की ना करें, दूसरी चीज़ ये है कि जिस जानवर जो अलाव हैं कुर्बानी करने के लिए वो कुर्बानी अपने घरों में करें, खुले में ना करें। हो सकता है खुले में करने से किसी को तकलीफ़ हो सकता है उसकी गंदगी से किसी को तकलीफ़ हो, तो इस्लाम के अंदर हर वो चीज़ जो तकलीफ़ देने का ज़रिया बने वो मना है। लिहाजा मुसलमानान हिंद से हमारी गुजारिश है कि इन तमाम बातों पे ध्यान। कोरोना वायरस का प्रकोप हर ओर है, ऐसे में बकरीद का पर्व इससे अछूता कैसे रह सकता है। कोरोना के चलते आई आर्थिक सुस्ती से कुर्बानी के बकरों का बाजार ठंडा पड़ा है। बिक्री न होने से व्यापारियों में उत्साह नहीं है। शारीरिक दूरी कायम रखने के प्रतिबंध के चलते बकरा मंडियों में सन्नाटा पसरा है। भले ही कुछ व्यापारी बकरों के साथ मुस्लिम इलाकों की गलियों में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें खरीदार कम मिल रहे हैं। कोरोना के चलते इस बार बकरीद पर सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध है। कुर्बानी के लिए बकरों का बाजार भी नहीं लगेगा, तो वहीं स्लॉटर हाउस पर रोक के चलते लोग अपने घरों में ही कुर्बानी के रस्म को अदा करेंगे। ऐसे में बकरों का बाजार इस बार काफी ठंडा है। तो ये बहादुरगंज हटिया मिला के इलाका लगता है। ये हटिया चाहे आप मंडी कह लीजिए या थोड़ा यहाँ बकरा लगाए हुए हैं। मैं बकरा यहाँ लेने आया हूँ और बकरा पसंद कर रहा हूँ। अगर हमारे रेट से पसंद बकरा मिल जाएगा तो हमारे लिए ठीक होगा। और रहा ये बीमारी का जो है, यहाँ पे लोगों ने मास्क भी लगा रखा है, कुछ जानवरों को भी मास्क लगा रखा है बचाव के लिए। हम भी अपने सेफ्टी के लिए मास्क लगाए हुए हैं और लोगों से बचाव के लिए अपनी सेफ्टी के लिए ये ऐसा किए हुए हैं। भीड़ से दूर रहते हैं और अलग हट करके अपना वही जानवर देख रहे हैं और जानवर को पसंद कर रहे हैं। और जानवर पसंद आएगा तो हम अपनी कीमत से इसको लेंगे। ये ईद उल जुहा का 4-5 दिन के बाद मतलब त्यौहार आने वाला है। और इस महामारी में जो बकरा है बाहर तो आ नहीं रहे बकरा, यहीं पास लोकल के बकरा बिकने आते हैं। तो यहाँ जितने का बकरा नहीं उतने आदमी के पास पैसा वैसा तो नहीं है ख़रीदने के लिए, और बहुत कम दाम लगाते। बकरा लेके हम खुद लेके आए 10-12 बकरा और बिकी नहीं रहा है, सब ऐसे लेके टहल रहे हैं सब। और यहाँ बकरा जो है इंसान ज़्यादा दिमागदार तो जानवर है, जो मास्क लोग मास्क लगा के बकरा लेके आते हैं। इसी से हम लोग को सीखना चाहिए कि भाई ये महामारी है कोरोना का, इससे हम सबको बचाव करना चाहिए, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि इस महामारी से मतलब मालिक हम लोग को बचा के रखे। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मथुरा में बाल सुधार गृह में रखे गए 14 बाल कैदी पूरे स्टाफ की मौजूदगी में जेल से फरार हो गए और किसी को खबर भी नहीं हुई। घटना देर रात 3 बजे की है। बाल सुधार गृह में बंद 14 बाल कैदियों ने जेल की खिड़की की ग्रिल तोड़ी और फरार हो गए। हैरानी की बात है कि सभी बाल कैदी मेन गेट से फरार हुए, लेकिन किसी भी गार्ड या सुरक्षा कर्मी को इसकी खबर भी नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ने 7 बाल कैदियों को खोज लिया है। जेल के मेन गेट पर गार्ड भी तैनात थे और जेल में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। और इसी बीच घात लगाकर 1-2 नहीं बल्कि 14
बाल कैदी भाग गए। बाल कैदियों के भागने की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के अधिकारी जेल पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुके हैं। रात में करीब 2:30 बजे की ये घटना है, जिसमें से 14 जो जुवेनाइल हैं, जो यहाँ जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में रखे गए हैं, उनमें से 14 जो है वो रात में यहाँ पर जो खिड़की है उसको तोड़ करके यहाँ से फरार हो गए हैं। सूचना प्राप्त होते ही लगातार पुलिस की टीमें पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके उनको रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। तो 14 में से जो 7 हैं उनको रिकवर कर लिया गया है, पुनः अभिरक्षा में ले लिया गया। बाकियों के लिए भी सभी थाना क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से वो संबंधित हैं और अन्य जगह पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसकी सूचना करा दी गई है। हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। बहुत जल्द बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी अभिरक्षा में जल्द ही ले लिया जाएगा। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अगर किसी की संगतता पाई जाती है, किसी के स्तर पर यहाँ पर लापरवाही पाई जाती है, तो उसके आधार पर भी कार्रवाई आगे आने वाले दिनों में की। कानपुर के बिकरू गांव में हुए एनकाउंटर केस में एसआईटी अपनी जांच कर रही है। आपको बता दें, कानपुर में हुए एनकाउंटर में विकास दुबे और उनके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित कर इसके विभिन्न पहलुओं की जांच के आदेश दिए। तो वहीं आज एसआईटी की अध्यक्षता कर रहे अपर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक कर अब तक हुई जांच की समीक्षा की। वहीं बुलंदशहर के बीजेपी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष महेश चंद लोधी पर करोड़ों की संपत्ति के विवाद में अपने ही भतीजे का अपहरण कराकर हत्या कराने का मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें, 2 दिन पहले महेश चंद लोधी का भतीजा रहस्यमय तरीके से कार्ड समेत लापता हो गया था, जिसका वलीपुरा गंग नहर से शव बरामद हुआ। मृतक की पत्नी ने बीजेपी नेता समेत 6 लोगों पर संपत्ति के लिए पति का अपहरण कर हत्या का मामला दर्ज कराया है। वो पिछले 2 दिन से लापता थे, जिनका कि शव आज वलीपुरा नहर में पाया गया है। पहले उनकी गाड़ी बरामद की गई थी कल, और आज उनका शव बरामद किया गया है। जिनकी हत्या का शक पूरा उनके चाचा महेश लोधी पर है, जो कि भाजपा नेता हैं जिले में। उनसे उनका प्रॉपर्टी का विवाद पिछले 5 साल से चल रहा था, जिस पर कि पहले भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। उन्होंने पहले भी उन पर जानलेवा हमला किया था इस प्रॉपर्टी के विवाद के तौर पर, और पूरा शक है कि ये हत्या उन्होंने ही करवाई है या करी गई है उनके द्वारा। पेशे से चलाते थे टैक्सी, अपनी निजी टैक्सी थी। कल शाम को इनका कहना है कि वो घर से कह के गए कि उनके चाचा लोग और रिश्तेदार 6 लोगों को नामित किया है कि ये लोग एक प्रॉपर्टी का फैसला कराने के नाम पे उनको बहाने से बुला के ले गए, और गाड़ी इनकी वलीपुरा नहर के पास सुबह लावारिस हालत में पुलिस को मिली थी, जिसे पुलिस ने दाखिल कर दिया था। गाड़ी के अंदर जो है शराब के पाउच आदि सामान मिले थे। इसके बाद हम लोगों को आशंका थी कि संभव है कि चूँकि नहर के पास मिली है तो कोई घटना करके किसी ने इनको नहर में डाल दिया होगा। लगातार पुलिस टीम प्रयास कर रही थी। आज दोपहर को नीरज कुमार का शव नहर से बरामद हुआ और उनकी पत्नी के द्वारा कुल 6 लोगों को नामित करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बार फिर से फजीहत हुई है। यूपी के मिर्जापुर में गंगा घाट पर चल रहे तलाशी अभियान को देख रहे व्यक्ति को एक पुलिस अधिकारी ने ऐसी लात मारी कि वह सीधे नदी में गिर गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर एक बार फिर यूपी पुलिस के आचरण और व्यवहार पर सवाल उठने शुरू हो गए। फिलहाल घटना के बाद फजीहत पर पुलिस विभाग ने एक्शन लिया और इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। आरोपी अधिकारी का नाम शेषधर पांडे बताया जा रहा है। सर, गंगा नदी में एक दर्शनार्थी डूबा था, ये कहां से आया था, कितने लोग आए थे, क्या रीजन रहा है, क्या है सर? ये शैलेश सिंह जनपद वाराणसी के थाना फूलपुर के ग्राम नखईपुर के रहने वाले थे, जो अपने 6 साथियों के साथ माता विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए थे। और दर्शन करने से पहले वो अपने साथियों के साथ गंगा स्नान करने गए दीवान घाट पे, जहां वो किन्हीं कारणों से डूब गए। या तो पैर फिसला होगा या अंदर चले गए, जिसकी वजह से डूब गए। सूचना पर पुलिस और गोताखोरों की मदद से
काफ़ी प्रयास के बाद उनकी डेड बॉडी प्राप्त कर ली गई है और घर वालों को सूचित कर दिया गया। घर वाले आ रहे हैं, आने के बाद अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आगरा के थाना एतमादौला के गौतम नगर में एक युवक ने महिला से छेड़छाड़ कर दी। वह महिला का हाथ पकड़कर खींचने लगा। महिला के शोर मचाने पर उसके परिजन और अन्य लोग आ गए। उन्होंने युवक को पकड़ लिया। सभी ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई की। भीड़ ने युवक के सिर के बाल काटकर मोहल्ले में घुमाने लगे। सूचना पर थाना की फोर्स पहुंच गई और पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। तो वहीं अमानवीय हरकत करने वाले 4 लोगों को भी पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं छेड़छाड़ के आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। देखिए, कोई छेड़छाड़ से संबंधित एक मामला आया था जिसमें युवक की भी मोहल्ले वालों ने पिटाई की थी। उसी के संबंध में उनकी तरफ से भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसके इलाज हेतु भी कल अस्पताल भेजा गया था। योगी सरकार सुशासन के लाख दावे भले ही करती हो, लेकिन आए दिन अपराधियों की ओर से किए गए कार्य सरकार के दावों की पोल को खोलते नजर आ रहे हैं। समूचे प्रदेश में जिस प्रकार से अपराधियों को लेकर हाहाकार मचा है, अपराधियों के अंदर से पुलिस का खौफ भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसी तरह अपराध का एक और नमूना अमेठी में देखने को मिला, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति ने नंबर बदल कर मोबाइल पर फोन करके मोरंग के व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और इसी के साथ अपराधी ये भी कह रहा है कि 20 लाख रुपए दे दो वरना मरवा दूंगा। ये थाना जायज़ का मामला है। मकबूल अहमद जो जायज़ के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने पर तहरीर दी कि उनकी मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके किसी ने रंगदारी मांगी है। इस पर उनकी तहरीर पर थाना जायज़ में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही साथ इसमें कार्रवाई कराई जा रही है और जल्द ही जल्द इसका अनावरण किया जाएगा। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।